हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज के सेशन में अपन बात करेंगे श्वसन एवं गैसों का विनिमय, एनसीईआरटी के जो 17वां चैप्टर है उसके नीट के विगत 10 वर्षों के प्रश्न, जिसका हल भी यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिया है, पूरा अपन ने पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर लिया है। आज अपन इसके जो पूछे गए प्रश्न है वो यहाँ से देखेंगे। आप लोग अपनी एक छोटी सी पेपर पेन लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जिसपे जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए उसको आपको सोचना है क्या आंसर है। ठीक है। और सबसे लास्ट में आप देखिएगा कितने आपके करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट हुए। उसके बाद में जो भी इनकरेक्ट हुए हैं या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसकी थ्योरी वापस से आपको ध्यान से पढ़नी है, जिससे वो टॉपिक भी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग यहाँ से अपना हो जाए। स्टार्ट अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर नीट 2019 के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन एवं निश्वसनी सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 ml एवं 1000 ml है। यदि अवशिष्ट आयतन 1200 ml है तब इसकी निश्वसन क्षमता क्या होगी। ठीक है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप लोग सोचिएगा, कुछ सेकंड का समय लेकर के, 10 या 15 सेकंड का समय लेकर के आप सोचिएगा, उसके बाद में आप अपना आंसर बताइएगा। ठीक है। तो फटाफट से सोच लीजिएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से। ठीक है। इसका जो अपने पास आंसर होगा वो अपने पास होगा 1500 ml। क्लियर। निश्वसन क्षमता की ये बात कर रहा है, और क्षमता का मतलब अपने पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। ईसी इसे बताया था एनसीईआरटी में, जिसे लिखा है ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम नहीं पूछा है, वॉल्यूम में तो अपन बात करते हैं कि निश्वसन आयतन कितना है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम अपने पास था टीवी, जिसे अपन बोलते हैं ज्वारीय आयतन। ठीक है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे अपन बोलते हैं निश्वसनी सुरक्षित आयतन। यहां जो अवशिष्ट आयतन है उसका कोई भी रोल नहीं है, यह आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो टीवी अपने पास कितना हो गया 500, ERV अपने पास कितना दिया हुआ 1000। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो कितना बनता है 1500 ml यहां से बनता है, जो अपने को दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। ठीक है। क्लियर है। इजी सा क्वेश्चन था, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनी विकार जो गड़गड़ाहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन लिखा है न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ सक्रिय के श्रावण में कमी। बी लिखा है नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि। सी है श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लामेशन। और डी है रेशेदार उत्तकों का प्रोलिफरेशन, कुपिका भित्तियों की क्षति। ठीक है। बताओ। नीट 2019 में पूछा गया है। वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन, एलर्जन का मतलब होता है, अच्छा अगर जो इजी क्वेश्चन होता है उसका मैं फटाफट से आंसर बता देता हूं, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद में सोचिएगा 15 सेकंड तक, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। एलर्जन का मतलब होता है ऐसे फैक्टर या कारक जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को होता है एलर्जी, के खेतों में चले गए तो एलर्जी हो गई, धूप में ज्यादा चले गए तो एलर्जी हो गई, डीओ मार लिया तो एलर्जी हो गई, छींके छींके आना स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो ऐसे कारक जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सब अपन बोलते हैं एलर्जन। और प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में, काफी शहरी क्षेत्र में होता है, श्वसनीय विकार होता है जो गड़गड़ाहट सांस लेते समय उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्यों होता है? न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ सक्रिय के श्रवण में कमी। तो पृष्ठ सक्रिय जो होता है वो अपने पास जो कुपिका अपन ने देखी थी, एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कुपिका जो अपन ने देखी थी वहां से उसका जो सरफेस है, वहां कुछ स्पेसिफिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती है न्यूमोसाइट्स की जो अपन बात कर रहे हैं, जो कुछ केमिकल का, जो कुछ फ्लूइड का यहाँ से रिलीज करता है। ठीक है। फ्लूइड को रिलीज करता है, इसके इसका पृष्ठ तनाव बना रहे। ठीक है। तो वो आपके पास होता है, तो ये अपन ने नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर भी ये नहीं हो सकता है। नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि। तो नासिका गुहा जो होती है वहां पर श्लेष्मा स्तर में वृद्धि होने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात कर रहा है कि श्वसनीय विकार जो गड़गड़ाहट उत्पन्न करता है, तो गड़गड़ाहट तो नीचे वाला जो है यहाँ पर उसी से ही उत्पन्न होगा, इससे उत्पन्न नहीं होगा। श्वसनी एवं श्वसनिकाओं का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है। तो जो यहाँ पर अपने पास इस प्रकार का कोई फेफड़ा होता है, तो श्वसनी और श्वसनिकाएं जो यहाँ पर है, अगर इसमें सूजन हो गई, मान लीजिए नॉर्मल श्वसनी है, ठीक है, अब इसमें सूजन हो रही है, तो सूजन का मतलब क्या होगा, ये फैलेगी, यहाँ से फूलेगी।
चारों ओर से ये फूलेगी इस प्रकार से, ये जो नली है वो फूलेगी, तो फूलेगी तो यहाँ जो गैसेज अपन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसमें उसके जो यहाँ पर जो जगह है वो कमी होगी, कमी होगी तो यहाँ से क्या होगी, गर्भगृहट उत्पन्न होगी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। और लिखा है रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफरेशन कुपिका भित्तियों की क्षति। नहीं, तो ये प्रोलिफरेशन तो अपन ने उसमें देखा था जब आपके पास कुछ व्यक्ति जो होते हैं खान में काम करते हैं, ठीक है, जहां पर डस्ट वगैरह होती है वहां देखने को मिलता है रेशेदार ऊतकों की, वहां पर अपन ने बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रमशः दमा और वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है? दमा का मतलब क्या होता है, अस्थमा, ठीक है। श्वसनी सतह में अधिकता, श्वसनिका में शोथ, बी ऑप्शन लिखा है। श्वसनी की संख्या में अधिकता, श्वसनी सतह में अधिकता, ठीक है। दमा और वात स्फीति की बात करा, जैसे यहाँ जो कॉमा लिखा, दमा का मतलब अपने पास श्वसनी सतह में अधिकता, उसके बाद में वात स्फीति की बात करें तो श्वसनिका में शोथ, कॉमा लगा लगाकर दोनों को बता रखा है। सी ऑप्शन लिखा श्वसनिका में शोथ, श्वसनी सतह में कमी, और डी लिखा है श्वसनी सतह में कमी और श्वसनिका में शोथ। नीट 2018 में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है। तो सोचिए और फटाफट से देखिए। दमा अस्थमा बोल दिया है मैंने। वात स्फीति की अगर अपन बात करें तो एम्फाइसीमा इंग्लिश में से अपन बोलते हैं, इसका भी आंसर होगा सी। दमा में क्या होता है, श्वसनिका होती है उसमें सूजन आ जाती है, सांस में दिक्कत आती है, और जो एम्फाइसीमा है या वात स्फीति उसमें श्वसनी सतह में कमी आ जाती है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग वगैरह की वजह से क्या होता है, जो एल्यूलस होती है उसका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कम हुआ यहाँ से हो जाता है। तो श्वसनी शक्ति में क्या होती है, कमी रहती है, क्योंकि एल्यूलस जो कुपे का है वो यहाँ से डैमेज हो जाती है स्मोकिंग की वजह से। फोर्थ, स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, ठीक है। सही का चयन आपको करना। नीट 2018 में पूछा गया, ये भी 2018, ये भी 2018, ये भी 2018, 3 क्वेश्चन तो पूछे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। सो जवारी आयतन जिसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इंग्लिश में ना भी बताएं तो चल रहा, आपको आना चाहिए। अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन IRV जिसे अपन बोलते हैं, निश्वसन सुरक्षित आयतन ERV बोलते हैं, और अवशिष्ट आयतन बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम को RV से अपन यहाँ से बोलते हैं। तो जवारी आयतन आपको देखते ही आना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है 500 से 550 ml, एनसीईआरटी में केवल 500 ही लिखा है, तो ए के हिसाब से थर्ड जाना चाहिए, तो मतलब इन दोनों में थर्ड यहाँ पर आ रहा है। अंत्य सुरक्षित आयतन की अगर अपन बात करें तो वो अपने पास कितना होता है, वो होता है 2500 से 3000। तो देखो बी के अंदर फर्स्ट जा रहा, तो बी के अंदर फर्स्ट इसी में जा रहा, मतलब आंसर अपना बी ही होगा, ठीक है। ये टाइम बचाने की कुछ ट्रिक्स होती है जो नीट एग्जाम होता है उस समय। निश्वसित सुरक्षित आयतन जो अपने पास होता है वो 1000 से 1100 होता है, और अवशिष्ट जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण क्या है? बोटुलिज्म, सिलिका मेहता, वात स्फीति या एंथ्रेसिस, ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो होगा सिलिका मेहता। क्या होगा, सिलिका मेहता। सिलिका मेहता का मतलब सिलिकोसिस, सिलिका मतलब एक टाइप से डस्ट की ही बात कर रहे हैं, सिलिका का जमाव फेफड़ों में होता है, वो अपने पास क्या होगा, व्यावसायिक श्वसन रोग यहां से होगा। क्लियर है। वात स्फीति भी आपको दे रखे हैं, ये अपने को नहीं दे रखे, तो ये नहीं ध्यान में अपने को रखना है। फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कुपिकाओं के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः सिकुड़ते नहीं? अवशिष्ट आयतन, अंत्य श्वसन सुरक्षित आयतन, जवारी आयतन या निःश्वसन सुरक्षित आयतन, ठीक है। फोर्सफुली बलपूर्वक आपने एक्सपिरेशन कर लिया, निःश्वसन कर लिया, उसके बाद जो फेफड़े हैं वो पूरी तरीके से नहीं सिकुड़ते हैं, तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा आयतन जिसकी वजह से ऐसा होता है? वो अपने पास है अवशिष्ट आयतन, ठीक है। अवशिष्ट आयतन जिसे रेसिड्यूल अपन वॉल्यूम बोलते हैं, इसकी परिभाषा अपन ने क्या देखी थी कि बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़े में बची हुई हवा का आयतन जो होता है वो होता है अवशिष्ट आयतन, वो बचा रहेगा, कुछ भी हो जाए वो बचा रहेगा, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है फेफड़े सिकुड़ते नहीं है। फेफड़ों की कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, या रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक।
ठीक है, तो ये डायग्राम अगर आपको आएगा तो आप सब कुछ कर लोगे। ये कूपिका थी, उसके बाद में वाहिकाएं अपने को बता रखी, और उसके बाद में ये हार्ट है, और ये यहाँ हार्ट के 4 चैम्बर है, और यहाँ अपने पास उत्तक हो जाएंगे, टिश्यू हो जाएंगे, और वापस से यहाँ से वाहिकाओं से होता हुआ हार्ट, और हार्ट से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये कूपिका तक यहाँ पर चला जाएगा। तो सबसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कूपिका में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है, उत्तक में होती है, इसीलिए इसका क्या होता है, सामान्य विसरण यहाँ से जाता है। ठीक है, और CO2 की अपन बात करें तो CO2 कहाँ होता है, सबसे ज्यादा उत्तक में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, यहाँ मतलब एटमोस्फेयर में होता है, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से कूपिका में होता है, तो PCO2 यहाँ पर कम होता है। इस डायग्राम को अगर आप याद रखते हैं तो काम अपना आसान हो जाएगा। तो जो फेफड़ों की कूपिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कैसा होता है, रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक होता है। डी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट, सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत हवा फेफड़ों में सदा ही बनी रहती है, जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि धनात्मक अंत्य फुफ्फुसी दाब होती है। बी है, फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। सी, फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है, और डी अपने पास से ऋणात्मक अंत्य फुफ्फुसी दाब होता है, जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता है। नीट फेज सेकंड हुआ था, नीट दो बार हुआ था 2016 में, उसमें यह पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट से। सांस लेने के बीच जब अपन सांस छोड़ा है और लिया है, उसके बीच की बात कर रहे हैं, तो फेफड़े चिपक नहीं जाते हैं, और थोड़ी सी हवा जो रहती है फेफड़ों में रहती है, जैसे अपन ने अभी बोला था अवशिष्ट आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड। अब उसे जैसे बाहर नहीं निकाल सकते उस रेसिडुअल वॉल्यूम को, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि फेफड़ों की अगर अपन बात करें तो वहां ऋणात्मक अंत्य फुफ्फुसी दाब होता है, जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता है। ठीक है, पिचकना नहीं दे रहा है, दूर खींच रहा है भित्तियों को दूर। जैसे ये दो फेफड़े हैं तो पिचकने का मतलब तो ऐसे होगा, लेकिन पिचक नहीं रहा, ये दूर खींच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर अपने पास होता है ऋणात्मक अंत्य फुफ्फुसी दाब। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो भीतर का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक या कम होता है, वो तो अंत्य शोषण और बहिर्शोषण में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। धनात्मक से अगर पूछा जाए तो धनात्मक में पिचक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, रुधिर की पीएच में होने वाली कमी के कारण ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाती है, यकृत द्वारा बाइकार्बोनेट का निष्कासन होने लगेगा, हृदय स्पंदन की दर कम हो जाएगी, और मस्तिष्क का रुधिर संरक्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच की भी अपन ने बात की थी। HbO2 जो बनता है वो कब बनता है, जो Hb प्लस O2 जब मिलता है तो HbO2 बनता है, लेकिन वो कब बनता है, जब PO2 अपने पास क्या होता है, ज्यादा होता है। बाकी सारे फैक्टर यहाँ पर क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है, H आयन भी कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो ये जो है पीएच में होने वाली कमी के कारण, पीएच जो है अगर कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसने हाइड्रोजन आयन लिखा है एनसीईआरटी वालों में, लेकिन इसने पूछा क्या है, पीएच और एच आयन में आपको ध्यान रखना है। एच आयन जितना ज्यादा बढ़ता है, पीएच उतनी ही क्या होती है, कम होती है। एच आयन जितना ज्यादा बढ़ता है, पीएच उतनी कम होती है। एनसीईआरटी में ये जो है केमिस्ट्री में अपन अपने को बताते हैं। तो यहाँ इसने बोला पीएच में कमी हो रही है, तो पीएच अपने पास क्या होता है, 0 से 7 होता है अम्लीय, 7 से 14 होता है क्षारीय। तो पीएच में कमी हो रही है मतलब अम्लीयता की ओर अपन जा रहे हैं, अम्लीयता की ओर अपन जा रहे हैं, मतलब एच आयन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एच आयन बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो एच आयन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि HbO2 जो है HB और O2 में टूटेगा, मतलब हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगी, बंधुता घट जाएगी। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। धूम्रपान करने के कारण प्रधानतः उत्पन्न होने वाले दीर्घकालीन श्वसन विकार का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं, ये पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। वात स्फीति एम्फाइसेमाई से अपन बोलते हैं, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। अस्थमा अपन ने देख लिया, श्वसन क्षारम्यता, श्वसन अम्ल रक्तता जो है मतलब जो ब्लड की पीएच वगैरह है वो यहाँ से काफी चेंज हो जाती है, और CO2 वगैरह बढ़ती है उसकी वजह से। ठीक है, अस्थमा का कारण क्या है, श्वास नलिका शोथ, ये भी पहले पूछा गया है। ठीक है, मतलब इस नीट 2016 में पूछा गया था, उसके बाद में 2018 में वापस से रिपीट किया गया। अस्थमा का कारण क्या होता है, श्वास नलिका शोथ, फेफड़ों के भीतर पानी एकत्रित हो जाना, फेफड़ों का जीवाणु द्वारा संक्रमण, और फेफड़ों में मांस कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया। अस्थमा का कारण क्या है।
सो बताइएगा आप फटाफट से। ठीक है, तो अस्थमा जो है एलर्जी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसका जो अपने पास आंसर जाएगा वो अपने पास जाएगा फेफड़ों में मास्ट कोशिका की एलर्जी अभिक्रिया। ठीक है, एलर्जी जो अपने पास होती है तो उसमें मास्ट कोशिकाएं जो होती है, मास्ट सेल होती है, इसे अपन जब टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर बताएंगे। सो मास्ट कोशिका जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक प्रकार के केमिकल यहाँ से रिलीज करती है, सेरोटोनिन या हिस्टामिन। एनसीईआरटी में लिखा है अपना 7वें चैप्टर में, तो उससे रिलेट करके इन्होंने पूछा है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन की अगर जो बात करते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, डी इसका आंसर यहाँ से जाएगा। पानी वगैरह एकत्रित होना तो वो न्यूमोनिया या जो अपने पास अलग टाइप की जो डिजीज या डिसऑर्डर होता है वो चले जाएंगे। जीवाणु द्वारा संक्रमण भी इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और श्वास नली का शोध भी इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अस्थमा का कारण क्या होता है ये अपन ने देख लिया। उस फुफ्फुसीय रोग का नाम बताइए जिसमें कुपी के भित्तियों के क्षत हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुपी के सतही क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है। तो ये भी अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बहुत अधिक कम जो अपने पास होता है उसकी जो अपन बात करते हैं वो अपने पास कौन सा होगा, वो अपने पास होगा वात स्फीति। ठीक है, बार बार पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अस्थमा अपन ने देख लिया। निमोनिया अभी मैंने बताया था फेफड़ों में पानी, और प्लूरल इफ्यूजन जो होता है वो भी एक टाइप से इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, उसकी वजह से जो होता है पानी भर जाता है फेफड़ों में। रक्त द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग का फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है, तो वो होता है बाइकार्बोनेट। ये भी एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है इजीली। H2CO3 बनता है पहले, H2 प्लस CO2 से H2CO3 बनता है, उसके बाद में जो H प्लस आयन और HCO3 जो है वो टूटता है जब, तो HCO3 को अपन बोलते हैं बाइकार्बोनेट। सो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र में मानव श्वसन तंत्र का एक आरेखीय दृश्य दर्शाया गया है जिसमें 4 नामांकन ए बी सी और डी दिए गए हैं। अंग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और विशिष्टता को चुनिए। ठीक है, ये अपने पास ए, ये अपने पास बी, ये अपने पास सी और ये अपने पास डी। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें डायग्राम कलर्ड अपने पास नहीं, इसमें दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है 14th में। ठीक है, विशिष्टता को सही चुनना है, सही पहचान अपने को करनी है। जो ए अपने पास है वो अपने पास श्वास नली हो जाएगा, ट्रेकिया नहीं। बी और सी में शायद आपको लगेगा ऐसा, तो जो है इसका कलर डायग्राम के हिसाब से बी तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन वगैरह यहाँ से बताई जाती है लंग्स की, वो अपने पास हो जाएगा। सी जो अपने पास है वो कूपी का बता रखा है नीट के पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और डी अपने पास डायफ्राम है। अब आप लोग देखिए ऑप्शन को और फटाफट से बताइए क्या है। ए जो है श्वास नली, सांस के साथ भीतर ली जाने वाली वायु के लिए एक लंबी नली जो चारों तरफ से उपास्थि वलयों से घिरी होती है, चारों तरफ से नहीं होती है, सी शेप की होती है, अपूर्ण होती है, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना। बी है फुफ्फुस झिल्ली पसलियों को दोनों तरफ से घेरने वाली झिल्ली ताकि रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान करे। तो ये जो है रिब्स या पसलियों को नहीं करता, ये फुफ्फुस जो बना है उसको करता है, जिसमें फुफ्फुस के अंदर अपनी श्वसनिकाएं आती है, अपनी कूपिकाएं आती है, उसको करता है। तो ये भी गलत हो गया। सी लिखा है कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए पतली भित्ति वाली सामान्य संरचना। तो सी जो है गैसों का विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। और डी लिखा है फेफड़ों का निचला सिरा अंतर शोषण के दौरान डायफ्राम से नीचे की ओर खिंचता नहीं। डी तो खुद ही क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15वां क्वेश्चन, मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिगरेटों के धूम्रपान से श्वसनिकाओं में शोथ पैदा हो सकता है। मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र में स्थित श्वसन नियमन केंद्र से निकलने वाले तंत्रिका संकेतों से निश्वसन की अवधि बढ़ सकती है। सी है पत्थर को तोड़ने और पीसने के उपयोग में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ों का फाइब्रोसिस रोग हो सकता है। और डी अपने पास है लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। सो डी ऑप्शन देखकर तो आपको लग गया होगा ये तो गलत है, 90% का तो रोल ही नहीं है, 70% बाइकार्बोनेट्स होता है। नहीं, सिगरेटों के धूम्रपान से श्वसनिकाओं में शोथ पैदा होता है नहीं, कुपिकाओं की जो भित्ति है वो डैमेज होती है। एम्फाइसीमा वात स्फीति बार बार देख लिया इसे। ठीक है,
मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र में स्थित श्वसन नियमन केंद्र से निकलने वाली तंत्रिका संकेतों से निश्वसन की अवधि बढ़ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पोन्स जो है किसके, पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक, रेगुलेट करता है, बढ़ाने घटाने के बारे में कोई बात नहीं की वहां पर। ठीक है, निश्वसन की अवधि को बढ़ा सकता है तो नहीं, कम कर सकता है, जिससे फटाफट से अपन करें। बचा कौन सा? सी, पत्थर को तोड़ने और पीसने में फाइब्रोसिस, 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 ये जो शब्द लिया कहां से लिया? फाइबर से। फाइबर का मतलब होता है रेशे, रेशे में आता है जिसे अपन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, अगर लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में जाकर रह रहे हैं तो उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी O2 के लिए बंधुता घट गई होती है। वे शारीरिक तौर पर फुटबॉल जैसे तेज भागदौड़ वाले खेलों के लिए फिट नहीं होते। उनमें ऊंचाई के कारण मिचली थकावट आदि के लक्षण आ जाते हैं। और चौथा ऑप्शन, उनकी आरबीसी गणना तो सामान्य रहती है मगर उनके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक बंधुता आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला आना चाहिए रोहतांग दर्रा क्या है। रोहतांग दर्रा जो है वो ऊंचाई वाली जगह है। ठीक है, जो सतही क्षेत्र है उससे काफी ऊंची है नॉर्मली रोहतांग दर्रा। तो जब आप नीचे से ऊंचाई की ओर आप जाते हो तो वहां पर जो आंशिक दाब है गैसों का वो क्या हो जाता है, वो यहां से कम हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आंशिक दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है ऊपर की ओर। नीचे जो होता है वो आंशिक दाब क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आंशिक दाब ज्यादा होता है। तो पहले ऑप्शन में क्या रहेगा कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर गए, 6 महीने के लगभग आपको वहां पर हो गए रहते हैं, बोले वहीं कमाएंगे वहीं खाएंगे मजे करेंगे, तो उसके बाद में क्या चेंजेस होंगे? जब शुरू शुरू में आप जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर जो भी गैसेज है उसका आंशिक दाब कम है तो सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, मिचली उल्टी जैसा आपको लगेगा। लेकिन काफी समय आपने स्पेंड कर दिया 6 महीने, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जिनमें O2 के लिए बंधुता घट गई होती है। तो आरबीसी की संख्या वहां पर बढ़ जाएगी। ठीक है, आरबीसी की जो संख्या वहां पर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब नीचे से ऊपर गए तो अपने शरीर को ऐसा लगेगा कि यार जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं पा रही है, जबकि उसको ये नहीं पता कि वहां पर जो ऑक्सीजन है वो कम है, उसका आंशिक दाब क्या है, कम है। मान लो 100 के साथ में 100 ऑक्सीजन थी और 100 हीमोग्लोबिन थी, तो ये 100 HbO2 बना रहे थे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब आपके पास Hb तो उतना ही है, लेकिन जब आप ऊपर गए तो आपका जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब तो मान लो 50 हो गया, तो HbO2 कितना बनेगा, वो 50 ही बनेगा। तब अपने शरीर को लगेगा कि ऑक्सीजन तो सही है लेकिन हीमोग्लोबिन क्या है, कम है। ठीक है, ऐसा शरीर को अपने अंदर ऐसा चलता रहता है सिस्टम केमिकली। तो उस समय क्या होगा, जब आरबीसी की संख्या वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो क्या करे, जो भी ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ जाए। ऐसे अंदर प्रोसेस चलती रहती है। सो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, बाकी इसका तेज भाग दौड़ने वाले के लिए फिट नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है। ऊंचाई के कारण मिश्रित थकावट के लक्षण आते हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, 6 महीने बाद नहीं है। ठीक है, और आरबीसी गणना तो सामान्य रहती है, नहीं आरबीसी गणना बढ़ जाती है, मैंने बता दिया आपको। नीचे दिए गए चित्र में मानव फेफड़े का छोटा सा भाग दिखाया गया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। तो चित्र में से ए बी सी डी को सही पहचाना गया है, उसके मुख्य कार्य को सही मिला गया है, उस ऑप्शन को आपको चुनना है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई साहब। ठीक है, ए आपके पास क्या लिखा है, कुपी का, कुपी की गुआ। बी आपके पास हो जाएगा यहाँ से जो भी आरबीसी यहाँ से जा रही है। डी अपने पास जो स्पेस ब्लड वाही की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सी यहाँ ब्लड हो जाएगा, सॉरी, और डी अपने पास जो भित्ति है वो यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? सो ऑप्शन देखते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी अपने पास लिखा है धमनीय केशिका ऑक्सीजन के उत्तकों में पहुंचना। सी कहाँ है, ये धमनी केशिका जो ऑक्सीजन का उत्तकों में पहुंचना, नहीं, केशिका कभी भी नहीं पहुंचाती। यहां से जो ऑक्सीजन आएगी, मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन चली गई, तो वो जो धमनी वगैरह है, मुख्य धमनी वगैरह है, उसके थ्रू जाएगी, उसके बाद में उत्तक में जाकर वापस केशिकाओं में टूटेगी। लेकिन ये खुद जो केशिका है वो इतनी लंबी नहीं होती। ठीक है, तो नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। ए जो लिखा कुपी के गुहा श्वसन गैसों का विनिमय का मुख्य स्थान, बिल्कुल ऑप्शन बी ही सही है, क्योंकि यहाँ ए से ही एक्सचेंज होता है, प्राथमिक स्थल है। सी जो है ऑप्शन में डी लिखा है केशिका भित्ति, तो ये केशिका भित्ति, इसमें से O2 और CO2 का विनिमय होता है, नहीं। और बी लाल रक्त कोशिका,
मुख्यतः CO2 का परिवहन नहीं, मेनली करता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, मानवों में देह ऊतकों द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद भी ऑक्सीजन का एक बड़ा अंश बिना उपयोग हुए रक्त में बचा रह जाता है, यह ऑक्सीजन, ऊतकों में ऑक्सीजन चली जाती है लेकिन उसके बाद भी वो बिना काम किए ही रह जाती है, तो उस ऑक्सीजन का क्या होता है? पहला ऑप्शन लिखा है पेशीय कार्य में एक सुरक्षित भंडार के रूप में, मतलब जो मसल्स है वो जो कार्य करती है उसमें स्टोर्ड हो जाती है वो जो ऑक्सीजन, ऐसा कहना चाह रहा है। बी लिखा है रक्त के PCO2 को बढ़ाकर 75 mm ऑफ Hg कर देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन संतृप्तता को 96% पर बनाए रखने के लिए काफी होती है। और डी लिखा उपकला ऊतकों में और अधिक O2 छोड़ने में सहायता करती है। सो जो मसल्स है, आपने देखा होगा कि जब मान लो नॉर्मल जो इंसान है वो कभी कभी दौड़ने के लिए जाता है तो कुछ समय दौड़ता है, उसके बाद में उसको थकान हो जाती है। ठीक है, होता है ना, थकान हो जाती है, लग पेन होने लग गया, घुटने एंकल, थकान हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होती है, जो मसल्स होती है उसमें पहले तो जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, वो ऑक्सीजन काम में आती है। लेकिन इस मसल्स में भी कुछ पिगमेंटेड पार्ट होता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन की अगर अपन बात करें वो होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन को स्टोर करता रहता है, जब काम में लेने की जरूरत होती है तभी उसे वो काम में लेता, अन्यथा नहीं लेता है। तो ये मसल वाला जो चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके अंदर बता रखा है ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वगैरह के बारे में बता रखा है वहां पर, तो वहां से रिलेटेड से अपन कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सांस से है रिलेटेड, इसीलिए इस चैप्टर में दे दिया इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। बाकी ये कुछ भी नहीं है, फालतू ऑप्शन दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। जागृत पूर्ण प्रयास के द्वारा होने वाले श्वसन के लिए निम्न में से कौन सी एक संभावना होगी? फेफड़ों से संपूर्ण वायु को बलपूर्वक निश्वसन के द्वारा पूर्ण रूप से रिक्त किया जा सकता है। बी लिखा है कोई व्यक्ति ऑक्सीजन रहित वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल सकता है। सी लिखा है कोई व्यक्ति नाक व मुख दोनों को बंद करने के बाद स्टेशन नलिकाओं से वायु बाहर निकाल सकता है। और डी अपने पास से कोई व्यक्ति जानबूझकर पसलियों की गति के बिना केवल डायफ्राम को हिलाकर श्वसन ले तथा छोड़ सकता है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग आपको आंसर बता रखा है। 19वां जो क्वेश्चन है उसका नेट पे भी आप सर्च करेंगे, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग इसका आंसर बता रखा है। सो जो है इसमें जागृत पूर्ण मतलब बिल्कुल एक्टिव है बंदा, जागृत पूर्ण प्रयास के द्वारा होने वाले, अब जो मान लो मैं बैठा हूँ एक्टिव, मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो इसमें से कौन सी एक संभावना होगी? पहला लिखा फेफड़ों से संपूर्ण वायु को बलपूर्वक निश्वसन के द्वारा पूर्ण रूप से रक्त किया जा सकता, पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, अवशिष्ट आयतन वहां बचा रहेगा, रेसिड्यूल वॉल्यूम बचा रहेगा, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी लिखा कोई व्यक्ति ऑक्सीजन रहित वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल सकता, नहीं, इससे भी नहीं निकाल सकता, पूर्ण तो कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। सी लिखा कोई व्यक्ति नाक व मुख दोनों को बंद करने के बाद स्टेशन नलिकाओं से वायु बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और डी अपने पास क्या लिखा है, कोई व्यक्ति जानबूझकर पसलियों की गति के बिना, आप सोचिए, बिना जो रिब्स है उसके मूवमेंट के, क्या आप डायफ्राम को हिलाकर तो सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? आप सोचिए, जब तक रिब्स का मूवमेंट नहीं होगा तब तक अंदर आपके जो वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा नहीं, रिब्स का मूवमेंट होगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो कम होगा, और वो कम होगा तब अपन अंतः शोषण करेंगे, और इसका उल्टा होगा तब बहिर्शोषण करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन लिखा कोई व्यक्ति नाक व मुख दोनों को बंद रखने के बाद स्टेशन नलिका से वायु बाहर निकाल सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें, कुछ कुछ बहुत ज्यादा रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है अपने को, क्लियर है? नेक्स्ट, देह ऊतक से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप से उपस्थित होता है? आरबीसी में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, रक्त प्लाज्मा में आरबीसी, रक्त प्लाज्मा में आरबीसी में बाइकार्बोनेट, रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2, 70% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और 30% बाइकार्बोनेट। सो देह ऊतक से मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में किस रूप में उपस्थित होती है? सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, रक्त प्लाज्मा और आरबीसी में बाइकार्बोनेट। ठीक है, 2011 में पूछा गया मेंस में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 2010 का, नीचे दिए जा रहे आंकड़ों में एक सामान्य वयस्क मानव की 4 श्वसन क्षमताएं दे रखी, मिला देखना अपने को, तथा अव्यवस्थित किए गए 4 श्वसन आयतन दिए गए, तो निम्नलिखित में से किस एक में 2 क्षमताएं तथा आयतन को सही मिला गया? ठीक है, तो अवशेषीय आयतन, जैव क्षमता,
अंत्य शोषण सुरक्षित आयतन, अंत्य शोषण क्षमता, अंत्य शोषण क्षमता को आईआरवी बोलते हैं, ठीक। आईसी कैपेसिटी की बात हो रही, अंत्य शोषण सुरक्षित आयतन की बात करें आईआरवी से अपन बोलते हैं जैव क्षमता, टाइडल वॉल्यूम और अवशोषित आयतन रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपको आयतन याद होगा तो सीधा बता दोगे, इसमें तो क्या समझाएं, कुछ समझाने जैसा है ही नहीं। तो इसके अंदर आपके पास जो होगा, जो बात कर रहे हैं अपन, कुछ नहीं इधर, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास बी चला जाएगा। डी जो लिखा अंत्य शोषण क्षमता जो अपने पास लिखी है वो 3500, डी को इसने मैच किया 3500 के साथ में अंत्य शोषण को, ठीक, सही बात है। अंत्य शोषण क्षमता की बात हो रहा है तो उसमें टीवी मतलब जवारी आयतन और आईआरवी को अपने को जोड़ना है। तो टीवी अपने पास 500 से 550 होती है और आईआरवी 2500 से 3000 होती है, 3000 होती है। तो इसमें 3000 को 500 के साथ में जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया, 3500 आ गया। और ए जो अपने पास है 1200 ml लिखा है, अवशेषीय आयतन की अपन बात करें तो वो 1200 ml ही होता है, 1100 से 1200, ठीक है। तो आगे वाला डेटा इसने दिया, क्लियर। तो ये 2010 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से अपन ने कर लिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पूछने वाला छोटा कभी नहीं होता। और आपका जो स्कोर रहा है इतने क्वेश्चंस में को, अगर आपके मान लो अपने पास कितने थे, 21 क्वेश्चन जो थे, इसमें से 21 में से आपके 20 सही होता है तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका स्कोर होता है वो आप लिखेंगे। जितने सही हुए उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जितने गलत हुए उसमें से -1 कर लीजिएगा टोटल में से, और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो या तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमावत से मैं आपको मिलूंगा, डाउट की पिक्चर वहां आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।